नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाजरीन, आज हम दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची समेत कई छोटे बड़े शहरों में डेंगू की शरह में मुसलसल इजाफा। सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि अब सरकारी हॉस्पिटल ने भी डेंगू के मरीज़ को लेने से मना कर दिया गया है। इसकी अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एक अहम डिपार्टमेंट होता है जो मेडिसिन की शाना बशाना खड़ा होता है, और आज के दौर में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक अहम रोल है, ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर शबाना नाज, हेल्थ एक्सपर्ट, और इनके हमरा हैं प्रोफेसर रेडियोलॉजिस्ट 2 डॉक्टर तमीम अख्तर। आप दोनों को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले रुख करूंगी डॉक्टर शबाना का। डॉक्टर शबाना, डेंगू की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? बेसिकली हम बात करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि फ्लड है, जगह जगह पानी है, इस वजह से जो है वो डेंगू की मरीज़ों में भी इजाफा हो रहा है, कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लैक कर रहे हैं जिसका हमें मालूम नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेंगू में जो है, आपको पता है कि ये एक वेक्टर है, मच्छर की वजह से होता है। मेनली जो हम मिस करते हैं सफाई को। अगर हम इसमें बहुत सारी वैक्सीनेशन आ गई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी वैक्सीनेशन है प्रिवेंशन, यानी आप उस चीज़ को रोक दें जो इसका कॉज बनता है। उसको रोकने के कई तरीके हैं। अब हमारे यहाँ ये है कि जैसे सैलाब ज़दगान है, उस इलाके में क्या करें, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, स्प्रे नहीं है, तो उसमें कुछ ऐसे लोकल तरीके हैं जिसे हम मतलब सफाई का ख्याल रखें, धुआं रखें, अपनी बॉडी पे ऑयल करके रखें, ताकि खुदा ना खासा अगर कभी डेंगू का मच्छर काटे भी तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो। तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें ताकि हमारी जो है इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि हम बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो। बीमारी तो आती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो हम बहुत ईजीली जो है उस इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। डॉक्टर शबाना, आपने कहा कि हमारे मुल्क में जो है वो इसकी वैक्सीनेशन नहीं है, तो कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इसकी वैक्सीनेशन जो है वो दस्तयाब है? जी बहुत सारे ममालिक हैं, अभी वो गिनती में तो अभी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ममालिक अभी इसको स्टार्ट करें, लेकिन हमारे पाकिस्तान में फ़िलहाल अभी अवेलेबल है। अच्छा, इससे अर्ली बेसिस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अर्ली बेसिस पे डेंगू को जी देखें, जैसे आउटब्रेक हुआ है, वही हम मॉस्किटो से बचें, हम स्प्रे करें, सफाई का ख्याल रखें। और क्योंकि बारिश का मौसम, नमी का मौसम ऐसा होता है जिसमें ये वायरस बहुत इजीली पनपता है। स्पेशली ये साफ पानी का वायरस है, जहाँ पानी रुका हुआ है, अंडे देता है उसके ऊपर, फिर उसके बाद दिन के टाइम में ये काटता है। और उसके अलावा ना सिर्फ ये बारिश का पानी, बल्कि हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, या हमारे कराची में जैसे पानी का बहरान है, हम लोग पानी स्टोर करके रख लेते हैं किचन में, वॉशरूम में, हमारी ऊपर छत पे टैंकियाँ खुली हैं, तो उसमें ये मच्छर जो अंडे देता है और फिर इसकी ग्रोथ होती है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि ये इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन नहीं होता, जैसे वबाई नहीं, कंटीजियस नहीं है, मुझसे आपको नहीं फैलेगा। ये अगर इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर काटता है तो फिर वो मच्छर में चला जाता है, और फिर वो मच्छर दूसरे इंसान को, हेल्दी पर्सन को काटता है, तो ये उसमें ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर तमीम की जाने में जाऊंगी। डॉक्टर तमीम, बताइएगा, रेडियोलॉजी आज के ज़माने में मेडिसिन की बैकबोन है। किसी भी मर्ज की डायग्नोसिस के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कितना अहम होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, देर आर दो चीज़ें हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं कि मेडिसिन या सर्जरी उसके बगैर नहीं चल सकती। एक लेबॉर्ट्री टेस्ट और दूसरा इमेजिंग। जी। अब इमेजिंग के भी बहुत से तकरीबन 11 किस्में आ गई हैं। डिपेंड करता है किस किस्म की आप बीमारी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। खांसी है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे से भी काम हो सकता है। पेट में दर्द है, सिंपल अल्ट्रासाउंड से भी काम हो सकता है। कैंसर है तो फिर मल्टीपल सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, उसको रेडियोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। रेडियोलॉजी का एक रोल लोग सिर्फ समझते हैं कि डायग्नोसिस है, लेकिन अब रेडियोलॉजी थेरेप्यूटिक की तरफ बहुत ज़्यादा आ गई है कि अगर किसी को कैंसर डायग्नोसिस आता है तो हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं थ्रू इमेजिंग। बिल्कुल। अच्छा, इसे ट्रीट कैसे किया जाता है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने कहा कि हम सिर्फ एमआरआई और एक्सरे की हद तक ही महदूद हो गए हैं, लेकिन हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, मेडिसिन का भी ये काम कर सकती है, तो ज़रा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, एक इसमें दो किस्में हैं। एक होता है कीमो एम्बोलाइजेशन, जहाँ पे कैंसर है उसको हमने वहाँ पे वायर डाला और वहाँ पर डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया। एक सिंपल कीमोथेरेपी है और तीसरा रेडिएशन थेरेपी है। रेडिएशन थेरेपी का अपना एक ख़ास स्टेज होता है, तब यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी एक ख़ास स्टेज है, उसमें यूज़ करते हैं।
और कीमो एम्बोलाइजेशन या वैस्कुलर एम्बोलाइजेशन ऐसी जगह पे जो कि ट्यूमर को एक्सेस मिल जाए, जहाँ पे एक आर्टरी या वेन उसकी जो उसकी फीडिंग वेसल है उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो साइज श्रिंक हो जाता है। जब साइज श्रिंक हो जाता है तो उसको ऑपरेट करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, जहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूँ ब्लैडर कैंसर के हवाले से, क्योंकि मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको ब्लैडर कैंसर था और फिर वो रेडिएशन की तरफ चले गए। अच्छा, वंस वो रेडिएशन की तरफ चले गए, फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अब आप जो है वो कीमोथेरेपी अपनी करवाए। तो ये कैसे मुमकिन होता है डॉक्टर साहब कि वंस आपकी कीमोथेरेपी भी चल रही है, फिर उसके बाद आपकी रेडिएशन भी चल रही है? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है स्टेजिंग ऑफ कैंसर। ठीक है, किस स्टेज पे ये जरा होता है? ये साइमल्टेनियसली भी चल सकता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम रिजीम टू रिजीम एंड टाइप ऑफ कैंसर, क्योंकि कैंसर एक किस्म के नहीं होते, मल्टीपल टाइप के होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप हिस्टोलॉजिकली उस पे अगर आपको पता चल जाए तो अकॉर्डिंगली फिर उसकी कुछ को कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट मिल जाता है और कुछ को कंबाइंड थेरेपी से मिलता है और कुछ को सिर्फ रेडिएशन थेरेपी से मिलता है। रेडिएशन थेरेपी आज के ज़माने में कितनी मुस्बत साबित हुई है? ऑलमोस्ट आई वुड से कि 100%, डिपेंडिंग ऑन स्टेज 2-3 तक अच्छा है, 4 पे जाके थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इट प्रोग्रेसेस ऑल ओवर द बॉडी। और इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसमें एक ख़ास मशीन होती है जिसको लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं, जिसमें मरीज़ को लगा के जहाँ पे कैंसर होता है उसको ख़ास अमाउंट की शुआएं लगाते हैं जी। तो उसकी वजह से वो जो सेल्स हैं वो जल जाते हैं। वो जल जाते हैं। तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स, जैसे कि हम कीमो की बात करें तो हम देखते हैं कि आपके बाल नहीं रहते, आपके बाल झड़ जाते हैं। तो जब हम रेडिएशन की तरफ जाते हैं तो क्या इसके भी कोई लेटर ऑन कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे? इसके साइड इफेक्ट्स में कॉमनली जो देखा गया तो स्किन बर्न तो होता ही है, क्योंकि वो एरिया आपका पूरा ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जब रेडिएशन देते हैं तो ब्लड भी इसके साथ चलते हैं, तो कुछ देखा गया कि ब्लड काउंट में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ऑन द होल अगर इसको बैलेंस किया जाए ट्रीटमेंट वर्सेस बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क, उसके नुकसानात, तो बेनिफिट ज़्यादा है। बेनिफिट्स जो हैं वो उसके ज़्यादा है। और अगर हम बात करें किसी भी मेडिसिन की तो वहाँ पे बेनिफिट तो होते ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस जो है वो भी हमें बॉदर करने पड़ते हैं। डॉक्टर शबाना की जानिब जाऊँगे। डॉक्टर शबाना, हम डेंगू के बारे में तो आपसे बात कर रहे थे, लेकिन जब ये मर्ज डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि हमने अपने इंट्रो में भी बताया कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन उन्हें वहाँ जगह नहीं मिल रही, तो वंस अगर ये अर्ली स्टेजेस पे ये डायग्नोज हो जाए तो फिर इसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या होना चाहिए? देखिए, डेंगू का कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इसका। जो आपकी सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट किया जाता है। अगर पेशेंट को फ़ीवर है तो फ़ीवर को ट्रीट किया जाता है, उल्टी है तो उल्टी को, और अगर डायरिया है डायरिया को। इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और इसके 3 फेजेस होते हैं। अर्ली इसका जो फेब्राइल फेज़ है उसमें आपको 3 से 5 दिन हाई ग्रेड फ़ीवर होता है। 3 से 5 दिन, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो 3 to 13 to 15 डेज़ है, यानी वो पीरियड जब वायरस आपकी बॉडी में जाता है उसके अलामात ज़ाहिर होती हैं वो 15 दिन तक होती हैं। अच्छा, इसमें फिर 3 स्टेजेस होते हैं। अर्ली स्टेज में आपको बुखार होगा और इसको बोन ब्रेकिंग पेन भी होता है इसमें, यानी कि इतना दर्द होता है कि आपको लगता है कि आपकी हड्डी टूट रही है। तो सबसे ज़्यादा दर्द आपको सर में होगा, आंखों के पिछले हिस्से में होगा, जॉइंट्स में होगा, क्योंकि डेंगू जो है वो आपके प्लेटलेट्स के ऊपर इफेक्ट करता है और प्लेटलेट्स आपके बोन मैरो में, इसलिए आपको वहाँ पर जो है ज़्यादा पेन, जैसे बोन पेन ज़्यादा होगा, जॉइंट पेन ज़्यादा होगा। अच्छा, होता यह है कि जब आपको अपग्रेड किया जा रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको पता है आउटब्रेक हुआ हुआ है डेंगू का, ऑटोमेटिकली जब आपको फीवर, क्योंकि कई टाइप के वायरल इन्फेक्शन हुए हुए हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि डेंगू ज़्यादा अरूज पर है, तो अगर आपको ये सिम्टम्स होती हैं कि हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन में फीवर होगा आपको, लेकिन इसका हाई ग्रेड फीवर है और जैसे ही आपको फीवर होता है। जो आपने ड्यूरेशन बताई है सिर्फ 3 से 5 दिन तक। जी, अर्ली स्टेज जो इसका फेब्राइल स्टेज है ना, तो जैसे ही आपको 3 to 5 शुरू में फीवर हो रहा है, आपके जॉइंट पेन हो रहा है, आपने फ़ौरन जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बहुत बड़े टेस्ट भी नहीं, अगर वो CBC करा लेता है तो उसको एक आइडिया हो जाएगा। तो NS1 टेस्ट है इसका, जो एंटीजन टेस्ट है वो कराएगा। अच्छा, मुझे ये जानना है, क्योंकि देखिए एक तो डेंगू का आपने खुद भी कहा और हमें भी पता है आउटब्रेक है, लेकिन जो टेस्ट होते हैं, अगर हमें एक ही टेस्ट बता दिया जाए डॉक्टर की जानिब से कि आप ये टेस्ट कर लें तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको मर्ज किया है, लेकिन अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो टेस्ट बहुत सारे लिख देते हैं जो नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस पे भी मौक़िफ़ लेंगे, आपसे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी
नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वो कौन से टेस्ट हैं जो अर्ली स्टेजेस पे हम करवा सकते हैं और जिसमें ये वाज़ेह हो जाए कि मर्ज़ क्या है। अगर खुदा ना खास्ता आपको डेंगू है तो वो फिल फॉर जो है वो पता चल जाए। डॉक्टर शबाना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर शबाना, हम बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से, तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट जो है वो लिख के दे देते हैं और फिर ज़रूरत एक ही टेस्ट की होती है और पता चलता है कि आपको डेंगू है। तो वो कौन सा टेस्ट है जो फ़ौरन ही करवा लिया जाए जिससे पता चल जाए कि जी आपको ये मर्ज़ है और अब हमने इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना है? देखें खतीजा, वैसे तो सेल्फ मेडिकेशन को हम सब मना करते हैं, सेल्फ डायग्नोसिस को भी मना करते हैं, लेकिन कुछ ये अवेयरनेस है जो सिम्टम्स आ रहे हैं कि फीवर आ रहा है हाई ग्रेड, तो फ़ौरन एक तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है इस वक्त, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें हम अपने रिस्क नहीं ले सकते। उसमें आपको डॉक्टर, अगर आपका फिजिशियन है, वो सिंपली आपका CBC जो है कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराता है, उसमें वो देख लेता है कि इन्फेक्शन है, प्लेटलेट्स काउंट जो है वो आगे पीछे तो नहीं हो रहा, तो इससे वो डॉक्टर जज कर लेता है कि खुदा ना खास्ता कि ये इसमें डेंगू की तरफ तो पेशेंट नहीं जा रहा। फिर उसके बाद अगर उसे कोई शक होता है तो फिर वो आपको डेंगू का, मलेरिया का डिफरेंट टेस्ट जो है वो करवाते हैं। और अर्ली स्टेज में जब आपको फीवर होता है 4 से 5 दिन, तब तो आपको NS1 और फिर उसके बाद जो है ये एंटीजन टेस्ट PCR ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जब 4 से 5 दिन बुखार आपका सबसाइड होता है तो फिर जो है वो एंटीबॉडीज टेस्ट जो है IgG और IgM जो है वो उसका हमें उससे अच्छा, पता चलता है। उस दौरानिए में अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती, अर्ली स्टेजेस के बारे में तो आपने बता दिया डॉक्टर शबाना, लेकिन जब आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ज़ाहिर है पेशेंट खुद तो तकलीफ में होते ही होते, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन को टैकल कैसे किया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे रेमेडीज़ बहुत आ गई हैं कि आप सेब का जो जूस पी लें और ये कर लें वो कर लें, लेकिन उस चीज़ में ऐसा तो नहीं कि पेशेंट की जो सेहत है वो मुतासर हो रही होती है और हम अपनी रेमेडीज़ कर रहे होते हैं। देखें, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे विटामिन C की ज़रूरत होती है, विटामिन C आपको अनार में भी मिलता है। ये चीज़ें करें आप रेमेडीज़, लेकिन उसके साथ साथ आपकी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे हॉस्पिटल्स की बात करते हैं हम कि हॉस्पिटल जो भर गए हैं या इतना, क्योंकि लोग इतने पैनिक हो जाते हैं अगर उनका डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो लोग घबरा के हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं। अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर जिन पेशेंट्स को आप इसको घर में इसको मैनेज कर सकते हैं, जो अर्ली स्टेज है, फेब्राइल स्टेज कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उसका प्लेटलेट्स काउंट जो है वो उन्होंने, अगर आपका 70,000 से कम पे जा रहा है तो फिर डॉक्टर खुद जो है वो परेशान होता है, वो फिर आपको हॉस्पिटलाइज करता है या कुछ और साइन सिम्टम्स होती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर खुद कहेगा कि पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज है, फेब्राइल स्टेज है, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट्स अंडर कंट्रोल है, तो डॉक्टर आपको सेल्फ मैनेजमेंट और घर पे आपकी मैनेजमेंट बताते हैं। अच्छा, अब पेशेंट ये समझते हैं शायद डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट को ले नहीं रहे, उनको ज़रूरत है। अक्सर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट यही सोचते हैं कि डॉक्टर ने हमें भगा दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स आप उनको घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेकेंड स्टेज है इसका, क्रिटिकल स्टेज, ओवरलोड भी तो हो जाते हैं ना कि हमारे पास बेड नहीं होते सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि आउटब्रेक भी तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शबाना, तो फिर ये हालात इस तरीके से भी हो जाते हैं कि पेशेंट को वो ले नहीं सकते, तो बेहतर ये कि हम जो है प्रिवेंशन की तरफ चले जाएं ताकि हम जो है इस डिजीज से बच सके। डॉक्टर तमीम की जाने मैं जाऊँगी। डॉक्टर तमीम, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि हमने बात की आपसे कि एक्सरे की नीड जब होती है तो डॉक्टर हमें एक्सरे जो है वो लिख के देते हैं, फिर जब हमें नीड होती है MRI की तो डॉक्टर हमें MRI की, लेकिन पैट स्कैन के बारे में ज़रा बताइएगा कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, डॉक्टर हमें पैट स्कैन कब रिकमेंड करते हैं? देखिए, पैट स्कैन एक नई मोडालिटी है जिसमें CT स्कैन और एक ख़ास केमिकल FDG उसको इंट्रावेनसली लगाया जाता है। उसका एडवांटेज ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई किसी की बॉडी में कैंसर है तो उसको देखना होता है कि कैंसर के सेल्स कहीं और कहाँ स्प्रेड हो गए, तो उसको स्टेजिंग में हम यूज़ करते हैं। और इट्स लाइक अ नॉर्मल टेस्ट, लेकिन इसमें रेडिएशन होती है, तो प्रेग्नेंट लेडी में यूज़ नहीं कर सकते या चाइल्ड बेयरिंग एज में अनलेस बहुत नेसेसरी हो तब यूज़ करना चाहिए। लेकिन इट्स एन आइडियल टेस्ट फॉर बोथ फॉर स्टेजिंग एज वेल एज ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के। उसके बाद उसको देखना चाहिए कि इसके साथ ट्रीटमेंट में कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा डॉक्टर तमीम, जो अफराद पैट स्कैन करवाने के लिए आते हैं कि उनके लिए स्पेसिफिकली कोई गाइडलाइन होती है कि आपने सुबह कुछ खाना नहीं है या आप जो है वो 24 आवर्स का या 12 आवर्स का जो है वो ब्रेक दें खाने में, कि इस तरह से कुछ? जी, इसमें ये होता है कि बेसिकली पेशेंट के पहले किडनी टेस्ट फंक्शन होना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि उसकी यूरिया क्रेटिनिन, क्योंकि वो जो दवाई देते हैं वो गुर्दे के थ्रू बाहर आती है, तो पहले देखना होता है कि क्या गुर्दा प्रॉपर्ली फंक्शनिंग है या नहीं है। अगर नहीं होता फिर भी पैट स्कैन ज़रूरी होता है। तो क्रेटिनिन कितना क्या होना चाहिए? 1.2 से नीचे होना चाहिए।
1 पॉइंट मेल और फीमेल कंबाइंड, एनी सेक्स, ठीक है। ठीक है। अगर उसमें सस्पिशन करना भी ज़रूरी है और रेस भी आ रहा है तो बाज़ दफ़ा सिंगल टाइम डायलिसिस भी हम इमीडिएटली आफ्टर एग्जामिनेशन एडवाइस करते हैं कि आप सिंगल टाइम डायलिसिस करा लें, या हाइड्रेशन अपनी पानी की मकदार बढ़ा लें। 1 लीटर पीते हैं तो 3 लीटर कर लें। 3 दिन तक आम पब्लिक से दूर रहें। अपना वॉशरूम भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी वही यूज़ करें या उसके बाद अच्छी तरह साफ़ करें, क्योंकि दवाई अल्टीमेटली जो है वो रेडिएशन की जो भी आपको इंजेक्शन लगता है वो पेशाब के ज़रिए बाहर आता है, स्किन के पसीने के ज़रिए बाहर आता है, तो उसकी एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि पैट स्कैन के लिए, क्योंकि ये मेरे खुद फैमिली मेंबर में ऐसा हुआ था कि उन्हें भी कहा गया था, उनका क्रिएटिनिन कोई 1.4 था, तो जिस वजह से उनको पैट स्कैन जो है वो रिकमेंड नहीं किया था। लेकिन अगर आपका पैट स्कैन हो जाए तो फिर, और आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो फिर डायलिसिस आप कहते हैं कि उसकी तरफ? ये मेरा ओवर द 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने प्रैक्टिस की है कि अगर ज़रूरी टेस्ट है तो अगर और डायग्नोसिस भी ज़रूर करना है तो फिर ये सिंगल टाइम डायलिसिस हेल्प करता है। सिंगल टाइम डायलिसिस अगर एक दफ़ा आप डायलिसिस कर लें, क्योंकि किडनी को फ्लश कर दें फ़ौरन, तो फ़ायदा हो जाता है। बट डिपेंडिंग कि पिछली दफ़ा यूरिया क्रिएटिनिन कितना था, अगर आपको विद इन अ मंथ और सो एक बड़ा है तो इसका मतलब रिवर्सिबल है, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग है इसका मतलब है किडनी डैमेज हो चुकी है, वो रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसका फॉलोअप होता है कि पहले कितने अर्से पहले से क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, अगर बढ़ा हुआ है काफ़ी दिनों से, इसका मतलब किडनी परमानेंटली डैमेज हो गया, तो फिर ज़रा अवॉइड किया जाता है। अच्छा, क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन क्यों नहीं दी जाती डॉक्टर साहब? क्योंकि इसका तो सिर्फ एक ही यही हल है कि आपने सिर्फ पानी पीना है और आपने इसको कंट्रोल करना है। अगर पानी से भी आपको कोई फ़र्क ना पड़ा, अगर आपका क्रिएटिनिन 1.7 है, तो फिर हालात कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि इरिवर्सिबल हो गया। डिपेंड करता है आप कंसेक्यूटिवली करा रहे हैं और फिर भी बड़ा हुआ रहा है, इसका मतलब परमानेंट डैमेज हो गया किडनी को। वरना अगर डायसेक्स एक इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं, या ऐसी दवाई जिससे इनपुट पानी जितना पिया है उतना बाहर निकल रहा है, नहीं निकला, इन एंड आउट। अगर वो बैलेंस नहीं है इसका मतलब आपके किडनी डैमेज हो गए हैं, तो फिर वो कोई दवाई इफेक्ट नहीं होती, फिर देन यू हैव टू गो फॉर। अच्छा, पैट स्कैन का कोई ऑल्टरनेट भी है जो हो सकता है? देखिए, पैट स्कैन का रोल एडवांटेजेस ये कि स्टेजिंग में काम आता है। इसके बाद एक और टेस्ट है आइसोटोप स्कैन, ये भी पैट स्कैन टाइप ही है लेकिन में सीटी स्कैन नहीं होता, तो इसलिए अगर उसमें भी यही दवाई तकरीबन यूज़ होती है, वो टेक्नीशियम कहलाती है, इसमें एफडीजी कहलाती है, उसका भी एक्सक्रीशन किडनी थ्रू यूरिन ही है, तो ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट है। तो बेस्ट है कि यही टेस्ट कराया जाए, लेकिन अगेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में यूरिया क्रिएटिनिन सबसे ज़्यादा इसको फॉलो करने के बाद होता है ये। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि अगर हम बात करें लिवर कैंसर के हवाले से, तो लिवर कैंसर के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कितना अहम किरदार अदा कर रहा है? देखें जी, लिवर कैंसर पहले तो ये बहुत क्लियर समझ लें कि लिवर कैंसर सिंपल ब्लड टेस्ट पे डायग्नोज नहीं होता। ओके, एलएफटीज आपके डिरेंज आ जाएंगे, या अल्फा फीटोप्रोटीन एएलपी एक टेस्ट होता है, वो एक डिरेंज आ सकता है डिपेंडिंग ऑन स्टेज। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट ये प्लेन एक्सरे पे नहीं मिलता, प्लेन एक्सरे पे नहीं डायग्नोज होता। ठीक है। सबसे क्विक टेस्ट और सस्ता टेस्ट इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हर आदमी अल्ट्रासाउंड पे जोर आजमाई कर रहा है, जबकि लेट मी टेल यू अल्ट्रासाउंड इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट मोडालिटी। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो प्लीज़ प्रोफेशनल लोगों से कराएं, अच्छी मशीन पे कराएं, अच्छी लेबॉर्ट्री से कराएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी इवन 5 mm साइज तक का भी पकड़ सकता है, 5 mm साइज। सेकेंड टेस्ट जो होता है इसमें होता है सीटी स्कैन जी, ठीक है। अब कैंसर की भी टाइप होते हैं, बिनाइन या मैलिग्नेंट। बिल्कुल। तो अगर हमें सिंपल अल्ट्रासाउंड पे हम ऑलमोस्ट विथ 95% एक्यूरेसी बता सकते हैं कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। एज इज़ इम्पॉर्टेंट, किस एज में हो रहा है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, किस, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है कि ये जो लिवर कैंसर ज़्यादातर अल्कोहलिक्स में होता है। हमारे यहाँ हेपेटाइटिस की वजह से कॉमन है, और हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है क्योंकि लोग कहीं से भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम। एक टेस्ट हो गया आपका अल्ट्रासाउंड विच इज़ वेरी सेंसिटिव। अल्ट्रासाउंड के बाद उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी भी हम कर सकते हैं, बायोप्सी। नंबर 2 होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी अच्छी जगह से कराएं, ट्राईफेजिक सीटी स्कैन एक खास टर्मिनोलॉजी है। अगर सीटी स्कैन में वाजे हो गया कि आपको कैंसर है तो फिर बायोप्सी की जरूरत नहीं, उसमें भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि किस टाइप मिकदार का कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है। तो कुछ होते हैं कि सिर्फ एक लिवर के अंदर आर्टरीज, वेन्स या एक बिलरी चैनल्स होते हैं, हो सकता है वहाँ से कैंसर हो, उसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। तो एक इसमें सीटी स्कैन का एडवांटेज है, सीटी स्कैन इज बोथ डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेप्यूटिक।
हाउ थेरेपेटिक, मतलब इलाज भी हो जाता है कि जब हमें पता चल जाता है कि ये पार्ट सेगमेंट इन्वॉल्व है लिवर का, तो फिर हम थ्रू एंजियोग्राफी उसमें डायरेक्ट दवाई डाल के उसको श्रिंक कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा इलाज है, ऑलमोस्ट लाइक 95% एक्यूरेसी है इसकी ट्रीटमेंट की। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, वाटर बॉर्न डिजीज़ के हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे वाटर बॉर्न डिजीज़ के हवाले से। डॉक्टर शबाना, हमने आपसे डेंगू के हवाले से भी बात की है, लेकिन अगर हम बात करें टाइफाइड और मलेरिया को, तो इन दोनों को हम आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? क्योंकि हर कोल्ड एंड कफ या दीगर, हम कभी भी किसी वायरल की बात करते हैं तो फीवर एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो हम हर फीवर को डेंगू तो नहीं कह सकते, हम हर फीवर को मलेरिया तो नहीं कह सकते, तो देयर मस्ट बी डिफरेंशिएट, तो वो ज़रा बताइएगा। असल में खतीजा, ये सारे काम करने के लिए डॉक्टर होता है, मतलब हमें खुद से सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना होता, क्योंकि जो वायरल जितनी भी इन्फेक्शंस है ऑलमोस्ट वो सब की साइन सिम्टम्स एक होती है, एक ही होती हैं। लेकिन अब इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब ऐसा आउटब्रेक हुआ है, ऐसी कंडीशन है, तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डायग्नोसिस हो गया, जैसे सही ताले में सही चाबी लगती है, तो फिर आपका ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आपका क्लियर कर दूं, आपने मुझसे पूछा था लोग सेब, अनार और ये लीमू, इसका वजह ये है कि हमारी बॉडी को हीलिंग के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी जो है वो इन चीज़ों में वाफिर मिकदार में होता है, और डेली हमारी रिक्वायरमेंट है 70 to 90 mg पर डे। अच्छा, ये वाटर सॉल्युबल है, बॉडी में हमारे स्टोर नहीं होता, तो हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेना होता है। ये ग्रोथ भी करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी। अब इन दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए हमें एक्सटर्नल सोर्स है। अब हम इसको रेमेडी के तौर पे, जैसे देसी तौर पे हम सेब, अनार, लीमू और ये सिट्रस फ्रूट से ले रहे हैं, तो इनफैक्ट हम विटामिन सी ले रहे हैं। डॉक्टर भी आपको विटामिन सी रिकमेंड करता है, जूसेस, ताकि इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जो आपके वायरस की है, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम भी पेशेंट को ये बताते हैं, जब आपका फेब्राइल स्टेज है उस वक्त आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, आपके बॉडी में फ्लूइड होना चाहिए, आपको रेस्ट करना है, आपने फीवर में कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी। अगर आप डिस्प्रिन या कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं तो उसको आपने स्टॉप करना है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक जो इसके बाद का जो स्टेज है वो बहुत खतरनाक स्टेज है। जैसे अब डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम उनसे भी इस बात को डिस्कस करेंगे कि जो सेकेंड स्टेज है, अक्सर पेशेंट हम देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं जिनकी डेथ आपने सुनी है, जिनको अवेयरनेस थी, उसकी रीज़न क्या होती है? जब हम सेकेंड स्टेज में आते हैं, क्रिटिकल स्टेज, जी 4-5 दिन में आपका बुखार ठीक हो जाता है, आप समझते हैं आपको बुखार उतर गया, आप मज़े से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्ट छोड़ दिया, तो क्या होता है, वो सेकेंड स्टेज, उसके बाद शुरू होता है क्रिटिकल स्टेज। उसमें क्या होता है, आपका बीपी लो होता है, आपको नोजिया, उल्टी, ब्रश करें आपका ब्लड आ सकता है दांत से, नाक से, आपका यूरिन डार्क कलर का, ये नहीं यूरिन में ब्लड आएगा, डार्क कलर का यूरिन, आपका स्टूल अगर ब्लैक है इसका मतलब ब्लड आ रहा है उसके अंदर, तो ये उस वक्त जो है ये आपकी इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसको डेंगू शॉक कहते हैं। अब आपके ऑर्गन डैमेज होना शुरू होते हैं, ये जो ऑर्गन जो आपने बात की डैमेज होना शुरू होते हैं। डॉक्टर शबाना, यहीं से स्टेटमेंट मैं लूंगी डॉक्टर तमीम का। डॉक्टर तमीम, बताइएगा कि आपकी नज़रों से भी ऐसी चीज़ें गुजरी हैं कि डेंगू के मर्ज के बायस जो है वो ऑर्गन जो है वो डैमेज होना शुरू हो रहे हैं? क्योंकि मैं नेमत बेगम हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ, वहाँ मेडिकल डायरेक्टर हूँ, उसमें मैंने लास्ट एक हफ्ते में कोई 50 मरीज़ किए हैं डेंगू के अल्ट्रासाउंड जी। उसमें सरप्राइजिंगली एक्सरे चेस्ट नॉर्मल आया है, लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड में दोनों लंग्स में पानी भरा हुआ होता था और पेट में भी पानी भर रहा है जी, तो जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं होता कि एक्सरे चेस्ट नॉर्मल है तो कोई कराते नहीं। तो प्लीज़ फिजिशियन से रिक्वेस्ट है कि ये बेसिक टेस्ट ऐड करें अपार्ट फ्रॉम अ नॉर्मल ब्लड टेस्ट इन अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन विद लंग्स। तो ये बहुत मैंने जितने भी पेशेंट देखे सब में यही फाइंडिंग है। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू राइट अ पेपर ऑन दिस। यही तो आपके डेंगू शॉक की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपकी जो है वो अंदर से आपके लीकिंग शुरू हो जाती है, सीना ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ता है, यही जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। इसीलिए पेट में पानी है और इफ्यूजन आपको मिलेगा ना सारा, ये प्लूरल इफ्यूजन। इससे पहले कभी हमने इस तरह की बात नहीं सुनी थी कि जो डेंगू के पेशेंट हैं उसके बाद या उसी वक्त उनके पेट में पानी आ जाना, ये लंग, तो ये क्या हम ये कहें कि सेकेंड स्टेज है डेंगू का? बिल्कुल, जो जिसके बारे में जो है इतनी अवेयरनेस नहीं दी गई है आवाम को, या जो पेशेंट है उनको नहीं बताया गया इस बारे में, जो इस चीज़ से थोड़ा सा दूर है, कासिर है समझने के लिए। देखिए, अब
पेशेंट को इन चीज़ों का नहीं पता होता, ये ड्यूटी बनती है डॉक्टर्स की, और जो हम अवेयरनेस दे रहे हैं। अब जैसे डायग्नोसिस प्रॉपर है, अब जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हुआ तो आप पेशेंट को बताएंगे, पेशेंट को डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराएगा, अल्ट्रासाउंड होगा तो पता चलेगा कि उसके चेस्ट में है या। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई हामला खातून जो है वो डेंगू के मर्ज से मुतासर हो जाती है तो फिर क्या इसके नताइज होते हैं? क्या ऐसा भी बताया जा सकता है कि बच्चा भी उस मर्ज में मुब्तला हो जाए, या सिर्फ फॉर अ टाइम बिंग सिर्फ मदर ही उस मर्ज से गुजरती है? ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल से अटैच हूँ वहाँ पे गायनी के मरीज़ बहुत आ रहे हैं, अभी डेंगू भी आ रहे हैं जी। तो उनमें एहतियातन अगर एक ख़ास स्टेज तक प्रेगनेंसी है तो उनको अर्ली डिलीवरी करा रहे हैं कि उसके अभी क्योंकि स्टडीज़ पे नहीं हुई है कोई कि डेंगू का इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी। मैं डॉक्टर शबाना से भी इसका जो है मौक़िफ़ लूँगी। डॉक्टर जी, ये बिल्कुल, ये रिसर्च आई है यूके की, मैंने भी पढ़ी है, उसमें यह है कि मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है, ये है चांसेस, लेकिन अभी वही डॉक्टर साहब वाली बात, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं, लेकिन होता है, मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है ये डेंगू। अच्छा, जब हम डेंगू के बारे में भी बात करें डॉक्टर शबाना, ये भी बताइएगा कि क्या कोई ऐसी भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि फ्लड की सिचुएशन है इंटीरियर सिंध में, रिलीफ कैम्प में मुतासरीन जो है वो यहाँ पे मुकीम है, तो क्या कोई ऐसी वबाई अमराज है जिसे हम नज़रअंदाज करें आने वाले वक्त में एक अच्छा बड़ा खासा, खुदा ना खासा, एक आउटब्रेक जो है वो हो सकता है? सबसे बड़ी तो देखें, हम लोग ये सोचते हैं कि ये मच्छर दिन का मच्छर है, लोग ज़्यादातर अवेयरनेस में कहते हैं ये दिन का मच्छर है, आप दिन में महफूज रहें, साफ पानी से महफूज रहें, लेकिन रात में हमें मलेरिया का ख़तरा है, मलेरिया का मच्छर रात में होता है, हमें रात में भी एहतियात करनी है। दूसरा जो है टाइफाइड बहुत है, और फिर वाटर बॉर्न में हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्नेक कॉलरा बहुत, तो ये बहुत सारी ऐसी, ये सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ ये है कि हम लोग बीमार होने के बाद ना फिर एहतियात करते हैं, अगर आप बीमार होने से पहले ये एहतियातें कर लें तो ना आपका पेशेंट मलेरिया का शिकार होगा, ना आपका पेशेंट डेंगू का शिकार होगा। अब जो इतने बड़े पैमाने पे तो आप किसी चीज़ को नहीं रोक सकते, आप इंडिविजुअली अपने घर को साफ रख सकते हैं, घर में मच्छर, लेकिन फिर भी देखें, मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगी तमाम लोगों से कि जो लोग इंडिविजुअली भी, अगर आपके घर पे कचरा है आप उस कचरे को डंप कर दें, दबा दें, अगर पानी खड़ा है उसके ऊपर चूना डाल दें या मट्टी का तेल डाल दें, तो ये छोटे पैमाने पे भी आप अपनी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तमीम आपके वक्त का, और इनकी हमरा थी डॉक्टर शबाना जी। नाज़रीन, आज हमने 2 अहम मौज़ूआत पे बात की, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने कृपा।